ये चैप्टर फर्स्ट है, पहला चैप्टर है ज्योग्राफी क्लास 10th। संसाधन एवं उनके विकास। संसाधन चैप्टर हमको 8 में भी पढ़ना था ना, और अभी भी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किन के लिए उपयोगी है? जो बीपीएससी परीक्षा लिखेंगे, एसआई या दरोगा की परीक्षा लिखेंगे, और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है खास करके स्टेट लेवल का और पुलिस के जो अधिकारी बनने का है, उसके लिए एकदम बढ़िया रहेगा। और साथ में जो क्लास 10th के छात्र हैं उनके लिए, छात्रा दोनों। अब पढ़ाई शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और समझेंगे भी। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे लिए जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। ये देखिए क्या लिखा है, हमारे पर्यावरण में जितना भी उपलब्ध प्रत्येक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो आर्थिक रूप से संभव है, इकोनॉमिकली फीजिबल है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तब जाके आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो एक संसाधन है। संसाधन की परिभाषा क्या है, ये यहाँ से शुरू किया गया है। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, तो सबसे पहले क्या है कि संसाधन क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो और संसाधन क्या है वो पढ़ के हम बता देते हैं। अभी जो बताया, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संसाधनों के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करती है। मानव जब ह्यूमन टेक्नोलॉजी के साथ जब प्रकृति में छेड़छाड़ करता है या क्रिया करता है, प्रकृति में कोई एक्शन करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा, समाप्यता के आधार पर खत्म होना होगा कि नहीं होगा, उसके आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, व्यक्तिगत किसको कहते, सामुदायिक किसको कहते हैं। अब है चौथा, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित और संचित कोष। तो यह ध्यान में रखेंगे कि हम लोग संसाधनों को अलग अलग आधार पर अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। तो ये 4 आधार पे बांट सकते हैं, चारों ऊपर हमने पढ़ा। अब नीचे देखते हैं। नीचे एक चित्र दिया गया है जिसमें प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य संबंध के बीच बताया गया है। मानव का, ह्यूमन का, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और
इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बीच संबंध को बताया गया, दिखाया गया है। तो ये एक ट्रायंगल। अब एक डायग्राम है जिसमें पूरे वर्गीकरण को दिखाया गया है, संसाधनों का वर्गीकरण दिखाया गया है। तो संसाधन, रिसोर्सेस, प्राकृतिक नेचुरल, मानवीय ह्यूमन, नवीकरणीय रीन्यूएबल और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल। सतत माने कंटिन्यूअस, जैव मतलब बायोलॉजिकल। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन में, नवीकरणीय में सतत और जैव। और जैव भी दो प्रकार के, प्राकृतिक वाले और वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति। मानवीय फिर से दो भाग में, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। अनवीकरणीय संसाधन दो भाग में, पुनः चक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अनवीकरणीय है लेकिन चक्रीय है, वो धातु है। अचक्रीय नहीं है, वो जीवाश्म ईंधन वगैरह है। प्रत्येक संवर्ग से कम दो संसाधनों की पहचान करें। ऊपर जो दिया गया है ना, इसके बारे में है कि आपको बताना है कि प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन जैसे पेड़ पौधे वगैरह। वन्य जीव मतलब शेर, बकरी, ये सब जो बकरी वन्य का जीव है शायद नहीं। और वन्य जीव माने जैसे हिरन, भेड़िया है ना, हाथी, ये सब। सतत माने हवा, पवन, ये सब। जैव को भी दो भागों में बांटा गया, जो भी बता रहे थे। पुनः चक्रीय जैसे धातु, लोहा, तांबा, टीना। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। मात्रा एवं गुणवत्ता, इसके लिए क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं। संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब इस बारे में ये पढ़ेंगे। पहले जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। तो जैव संसाधन के अंदर कौन कौन से हैं? जिसमें जीवमंडल से प्राप्त होता है और इसमें जीवन व्याप्त होता है। उसके उदाहरण है मनुष्य, है ना, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य, पशुधन आदि। अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चट्टानें और धातुएं। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग अथवा पुनः पूर्ति योग साधन कहा जाता है। ये देखिए, जिसे रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है उसे नवीकरणीय। उदाहरणार्थ सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज, भूवैज्ञानिक अंतराल लंबा मतलब हजारों लाखों साल लगते। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है। इससे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय है और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है। एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। जो एक बार के साथ प्रयोग के साथ खत्म हो गया वो अचक्रीय है, और जो प्रयोग किया जा सकता है, जैसे लोहा का इस्तेमाल किए, फिर वेस्टेज को फिर से रिसाइकल कर लिया, स्क्रैप को फिर से रिसाइकल कर लिए। व्यक्तिगत संसाधन जो चक्रीय वाले संसाधन में आ जाएगा, ख़त्म तो होगा पर चक्रीय, रिसाइकेबल जिसको बोल सकते हैं। व्यक्तिगत संसाधन स्वामित्व के आधार पर
तो एक तो पर्सनल रिसोर्सेस हो सकते हैं संसाधन जिससे निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। ये देखिए, बाग, चारागाह, तालाब और कुएं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व का कुछ उदाहरण। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जिसमें कम्युनिटी का कब्जा है या कम्युनिस्ट समूह का है, सोसाइटी का है। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध है। गांव की शामिलात भूमि, चारण भूमि, श्मशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों की सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, ये ध्यान में रखना है, शहरी विकास को अधिकार है। ये शहरी विकास प्राधिकरण है ना, उन्हीं के पास ये अधिकार है कि वो ज़मीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 22.22 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूमि, समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा हैं। आपको फिर से ये बात अच्छे से अब ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय संपदा क्या है। सारे खनिज पदार्थ, जितना भी खनिज पदार्थ है, जल संसाधन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक। राजनीतिक सीमा कहाँ तक है? एक तो 12 समुद्री मील तक जितना संसाधन पाया जाएगा ना, याद रखना, 12 समुद्री मील माने 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र भूभाग में पाए गए सभी संसाधन राष्ट्रीय संपदा है। तो ये बात पूछी जाती है अक्सर कि 12 समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होगा, कितने क्षेत्र के लंबे संसाधनों को हम लोग अपने उसको उपभोग कर सकते हैं समुद्री संसाधन को। तो अपने सीमा से 12 समुद्री मील तक समुद्र में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नियंत्रित करती है। तटरेखा से 200 किलोमीटर समुद्री मील है ना, 200 समुद्री मील, जिसको हम लोग बोलते हैं समुद्री मील को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप देख लेंगे। तो 200 समुद्री मील तक ये जो हमारी होती है वो कुछ राष्ट्रीय समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। और 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले और आपकी सीमा है जो हमारी, आपकी किसी भी देश की सीमा है, उससे 200 समुद्री मील के दूरी के बाद आपको कोई भी संसाधन का ज़रूरत है, कोई खुदाई करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की इजाज़त आपको लेनी पड़ेगी। उस पर किसी का अधिकार नहीं। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलछटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है? कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। एक तो समुद्री मील को नॉटिकल माइल बोलते हैं। नॉटिकल माइल याद रखना है, 200 समुद्री मील माने 370 किलोमीटर के बराबर होगा ये। और दूसरा
ये जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब 370 किलोमीटर तक समुद्र में किसी भी देश को अधिकार है कि जाके मछली मारे, जाके उसके संसाधनों का दोहन करे, तेल पानी निकाले। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन से दूर हिंद महासागर की तलछटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है? कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की पहचान करें। अंग्रेजी मीडियम की जो किताब है ना इसकी, उसमें कई पैराग्राफ गायब कर दिया है, जो ऑनलाइन अपडेट किया गया है। ऑनलाइन, ऑफलाइन किताब तो अभी हमने देखा नहीं अंग्रेजी का। ऑनलाइन जितने भी हैं ना, एनसीईआरटी का साइट हो या वेबसाइट हो, किसी दूसरी जगह हो, उसमें ढेर सारा पैराग्राफ गायब कर दिया। विकसित अथवा विकास के स्तर पर संसाधन का बंटवारा। संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्वान होते हैं परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। जब हम टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे और उसको दोहन करना शुरू कर देंगे, टेक्नोलॉजी भी विकसित है, अगर हम दोहन करना शुरू कर देंगे तब हमारे लिए ये संभाव से उपयोगी हो जाएंगे। अब है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन क्या है? जिसका संसाधन सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करती है। संभाव्यता का अंग्रेजी मतलब अभी बोल रहे हैं एग्जैक्ट। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त, जिसको आप संचित बोल सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, ये संचित कोष हैं। जबकि भंडार क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध हुए मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में वो पहुंच से बाहर है। अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ से शुरू किया है अंग्रेजी किताब ने। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव इसका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्से संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। फिर मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी भविष्य में खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग
संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास अब है सतत अस्तित्व का सही अर्थ में सतत पोषण सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक आर्थिक विकास सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सही अर्थ सतत पोषणीय आर्थिक विकास का सही अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न हो। ये तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, उस तरह के विकास को क्या बोलते हैं? सतत विकास। भविष्य की भी चिंता करना है और अभी भी ठीक से इस्तेमाल करना है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये याद रखना है। रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था? 1992 में। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम 100 से अधिक 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो एजेंडा 21 में 21 क्या कर रहा है? डिनोट 21 एक शताब्दी को कर रहा है। 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, इसलिए ये एजेंडा 21 है। अगर कभी पूछा जाए कि 21 क्या है तो 21 इस शताब्दी 21 शताब्दी को कर रहा है। सेंचुरी जिस सेंचुरी में है उसे डिनोट कर रहा है। एजेंडा 21 है क्या? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट और क्या है ये इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के तत्वाधान में राष्ट्रीय ध्वज द्वारा स्वीकृति किया गया था। इस उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ये याद रखना है। स्थानीय निकाय स्वतंत्र है कि कौन सा एक ऐसा एजेंडा वो लेके चलेगा। अब आगे संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास में कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब आते हैं आगे।
अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उसकी पहचान करें। अपने यहाँ क्या संसाधन है? कुछ भी नहीं, भोजन है खाली। मेरे यहाँ बिहार में क्या है? बिहार में एक तो थोड़ा बहुत अबरख है, और क्या था, अबरख के अलावा तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। जमुई में सोना पाया गया, कब खुदाई होगी कोई जानता नहीं है। बस यही है, बाकी सारी भूमि तो गंगा के मैदान की कृषि वाली है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। सोपान मतलब सीढ़ी, स्टेप्स हैं। स्टेप्स, सोपान माने स्टेप्स। देश के पहला स्टेप है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। गुणात्मक और मात्रात्मक क्या कि कैसा गुण है, वो लोहा मिल गया, अब कैसा लोहा इस्तेमाल होने वाला है, ख़राब वाला क्वालिटी वाला लोहा है चाहे वो। और मात्रा माने 1 किलो है, 1.5 किलो है, 1.5 टन है, 20 टन है, इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी अच्छा अवेलेबल होना चाहिए। कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, उसका फिर सर्वेक्षण और उसका विकास। संसाधन और तीसरा स्टेप क्या है? संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रथम परियोजना में ही प्रयास किए। संसाधन नियोजन का पूर्ति के लिए प्रथम परियोजना में ही प्रयास कर दिए गए थे, मतलब पहले बार में ही जब हम लोग प्लान बना रहे थे। समुदाय ज्ञात करो। समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े, संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने का कारण बताएं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं। उपनिवेशकारी का मतलब कॉलोनियलिज्म, वो सब देश जो दूसरे देशों पर कब्जा कर लेता था संसाधनों के, दूसरे देश के संसाधनों के लिए किसी देश पर कब्जा करना। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इस सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और मानवीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इस समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में एक विषय गांधी की दर्शन के तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपने पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रूंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। ये याद रखना है। ब्रूंडलैंड आयोग कमीशन, ब्रूंडलैंड कमीशन। इन रिपोर्ट के सतत पोषणीय विकास, इस रिपोर्ट ने सतत विकास, पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत किया है। रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया, जिसको हम ऊपर में अभी पढ़ रहे थे। अभी आ जाइए इधर, यहाँ क्या है ये याद रखना है आपको कि ब्रूंडलैंड कमीशन के द्वारा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के बारे में अवधारणा आई और स्मॉल थिंग और क्लब ऑफ रोम के पश्चात ये जो और भी है सस्टेनेबल, फिर कहाँ से आई? स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो उसकी किताब थी उससे। 1987 में क्या बना? ब्रूंडलैंड आयोग बना, जो वैश्विक संसाधनों का ये संरक्षण के लिए था। वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण, ये था ब्रूंडलैंड आयोग, संसाधन संरक्षण वैश्विक स्तर पर। अब आइए नीचे देखते हैं भू संसाधन। अब संसाधन कौन कौन से है उसके बारे में। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, इसी प्रकार अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। ये याद रखना है कि 43% ज़मीन पर ही भू क्षेत्र है, मतलब खेती योग वाला भूमि है, जो कृषि और उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। तो पूरे भू क्षेत्र के 30%, तो इसका मतलब 43 और 30 73% इधर ही चला गया। वह कुछ 12मासी नदियों द्वारा, पर्वत माने जो हिमालय पर्वत है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, उसमें 30% चले गए। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। ये और क्या है? ये पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। इकोलॉजी के लिए ना, वर्षा, गर्मी, ठंडा, बरसाती सब मौसम के लिए। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन और वनों की अपार संचय कोष है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने यहाँ क्या है, 30% पर तो पहाड़ ही है और 27% पर जो है अपना पठार ही है। तो 30 दूनी 60 में से 3 कम 57% जो ज़मीन है वो पहाड़ पठार का है। 43% ही कृषि योग्य या भूमि उपयोग के लिए है, उद्योग वगैरह के लिए। ये एक डायग्राम दिया गया भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र, भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र। तो 43% ज़मीन मैदान है, जहाँ आप कृषि कर सकते हैं या उद्योग लगा सकते हैं। 30% में पर्वत है, जैसे हिमालय और हिमालय की श्रेणियाँ। फिर पठार है 27% में, जैसे दक्कन का पठार हो, मध्य उच्च भूमि हो, अरावली का पठार हो, या बाकी के जितना हो, नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट में जो घाट्स के किनारे जो पठार हैं वो सारे के सारे। अब आगे समान भू उपयोग संवर्ग। अभी पहले का एक आंकड़ा दिया है कि 1960-61 में कैसे भूमि का क्या उपयोग था। तो मोटा मोटी समझ आइए कि प्रतिवेदी क्षेत्र 100% अगर मान लें तो कृषि योग्य भूमि ये कौन सा दिखा रहा है? वन है।
ये वन है 45% में, बंजर है अपना ये 12%, ये चारागाह वगैरह के लिए है। तो ये सारी है कृषि योग्य बंजर भूमि यहाँ दिखाया गया है, कैसे वो किया जा सकता है पर अभी नहीं किया जा रहा है। तो पहले से बढ़ गया 60 में 45% से 46% से। समान भू उपयोग संवर्ग 2008-9 तो 45% पर था, अब हम 46% पर आ गए हैं। और जहाँ बाकी के चीज़ बंजर तथा कृषि योग्य भूमि पीला वाला ये देखिएगा, ये 12% था, हम लोग 8% पर आ गए। कुछ और भूमि को उपयोगी बना लिया है हम लोगों ने। यहाँ 18% ज़मीन में क्या था, वन था, यहाँ 22% ज़मीन में वन है। कृषि योग्य भूमि की बात करें तो कृषि वाला कौन सा है, ये शुद्ध निवल। कृषि योग्य भूमि कितना है तो हम लोग उसमें भी बढ़ोतरी किए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये मैं एक बार डायग्राम आप ध्यान करके देख लेंगे, ये भी चार्ट को ध्यान करके रोक के देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला है वन, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि। पहला है वन, दूसरा है कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। कृषि, एक तो है वन, क्या लिखा है, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जा सकता है। एक तो वन के लिए किया जा सकता है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जैसे बंजर तथा कृषि योग्य अयोग्य भूमि, गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग आदि। फिर है तीसरा परती, पहला है वन के लिए उपयोग, फिर है कि वैसे उपयोग जो कृषि के से अलग हैं। फिर है तीसरा परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। फिर है कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं हुई है। फिर परती भूमि, वर्तमान परती जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, वो परती है। फिर है वर्तमान परती भूमि के अंतर्गत अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती यहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती की नहीं गई हो। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ये याद रखना है। शुद्ध निवल क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाए। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषिगत क्षेत्र कहलाता है। भूमि उपयोग, भू उपयोग को निर्धारित करने के लिए तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे मानव जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भू उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो अपने यहाँ जो टोटल ज़मीन का ही सर्वे हुआ है ना, 93% ज़मीन का हुआ है। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर के प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची क्षेत्र की जानकारी नहीं है। एक तो नहीं किया असम छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में बाकी जगह। दूसरा दिक्कत क्या है कि जम्मू कश्मीर जो पीओके का है और जो चीन ने ले लिया उसका भी सर्वे नहीं हुआ है। भू उपयोग में दो वृत्त चित्रों 1.4 की तुलना हम भी जो कर रहे थे कि उसको ध्यान में रखिएगा। निवल बोए गए क्षेत्र में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है,
और इस बारे में देखना है। अस्थाई चारागाहों के अंतर्गत ही की गई भूमि कम हुई। अस्थाई चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इससे क्या परिणाम होंगे। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इन भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत की कुल सूची क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। और हमारे पास अभी जो भूमि है कितने प्रतिशत पे करते हैं, तो 46% पर है। सब जोड़ जाड़ भी दिया जाए किसी तरह दूतान 4 साल पर भी जिस पर खेती करें तो 54 होगा, 8% बढ़े, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब आगे, इन राज्यों में शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्र में कम उपजाऊ कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। पहाड़ है, बहुत पानी आता है, जलवायु ऐसी है, बाकी की चीज़ें। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। ये भी ध्यान रखना है कि 1952 की जो वन नीति है उसके अनुसार 33% ज़मीन पर तो वन होना ही चाहिए, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाती है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि शामिल हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़ों की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत, 56% क्षेत्र जल अपरदित है। 13 करोड़ हेक्टेयर में 56% जल अपरदित है। शेष भाग क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में भूमिका निभाई है। अतिपशुचारण, खनन, माइनिंग, जो झारखंड के धनबाद और झरिया के इलाकों में है, भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। भारत बंजर भूमि 2000 में एक दिया गया है मैप। बंजर भूमि जो है 56% तो जल से अपरदित है और बाकी है वनों से 28% वन से निम्नीकृत है। लवणीय और क्षारीय क्षेत्र 6% है और वायु द्वारा अपरदित क्षेत्र 10% है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों में को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना हुआ है। ये याद रखना। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो वो खनन के कारण बर्बाद है।
जबकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण गड़बड़ी मामला। ठीक। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांत भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं, जो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा पर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा का जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, जिससे कुछ वर्षों के से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनोरोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें से कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, सेंटर बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले कंटीले को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया। पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात विसर्जित करने जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के परिसंस्करण के पश्चात विसर्जित करके जल को उसका क्या है ना सीवेज ट्रीटमेंट करके जल को विसर्जित करने पर भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन, भूमि संसाधन के बाद मृदा संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा के सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग प्रकृति मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं, जनक शैल, उसके बाद पेरेंट रॉक्स और सनस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और वन, जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, ये जमीन का कैसे ऊपरी मृदा बना हुआ है का क्या क्या है ना भूमि का, वो हिस्सा दिखाया गया है। सबसे नीचे है अपक्षयित रहित आधारित चट्टानें, सबसे नीचे जो चट्टान है वो सब है। फिर अंतः स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टान, थोड़ा बहुत अपक्षयित जो चट्टान है वो उप मृदा अपक्षयित चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिका, ऊपरी सन स्तर की मृदा, 1 2 3 4 परत। भारत के मृदा का वर्गीकरण जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से क्या बनती है? मृदा। जैव को ह्यूमस भी बोलते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, संगठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। भारत में जो मृदा पाई जाती है उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके रंग के आधार पर, गठन के आधार पर, आयु के आधार पर, रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर, ये सब। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच टोपोग्राफिक भू आकृतियाँ हैं, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसके कारण यहाँ की मृदाएँ विकसित हुई है। सबसे पहले है जलोढ़, एलुवियल सॉइल। ठीक, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है ना। जलोढ़ मतलब लोढ़, आप में से बहुत आदमी अजीब सोचेगा, लेकिन हम लोग बचपन में जो जब आप खेत खलियान काटते थे, कटनी हो जाता था धान या गेहूं का, तो कटनी के बाद जब सारा खेत साफ हो जाता था ना, तब भी कुछ डंठल
धान या गेहूं के बालियों के साथ वहीं छूट जाते थे, गिर जाते थे, उसको चूनना मतलब हम लोग लोढ़ना कहते थे। लोढ़ना आज भी गांव में बोलते हैं, धान लोढ़ना, गेहूं लोढ़ना। तो जल द्वारा जो लोढ़ के लाया गया है ना, मृदा, कंक्रीट, बाकी चीज़ें, गाद, तो उससे जो मृदा बनी है वो है जलोढ़ मृदा, जल के द्वारा लोढ़ के लाई गई मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए हैं। ये कुछ बताया गया है यहाँ कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ है, मोटा मोटी, है ना। और मिट्टी का प्रकार हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ कोई मिट्टी के बारे में दिया गया है। तो ये हरा वाला जो है ये पर्वतीय और वन वाली मिट्टी को दिखा रहा है, जो ये यहाँ है जम्मू कश्मीर के आसपास का इलाका है और हिमाचल के आसपास का इलाका है। फिर जलोढ़ क्या है? जलोढ़ तो पूरा गंगा के दोनों तरफ का जो मैदान है, आप हरियाणा ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, बंगाल का कुछ हिस्सा ले लो, ये सारा, तो ये सब। उसके बाद है लाल और पीली मिट्टी, ये जो आप झारखंड का इलाका देख रहे हो मोटा मोटी ये। फिर काली मिट्टी जो पूरा आप ये देख रहे हो महाराष्ट्र, कर्नाटक का कुछ हिस्सा ये। अब ये काम करते हैं, आपको मैप ऊपर रख के दिखाते हैं कैसा होता है। एक मैप के ऊपर मैप रख के आपको प्रयास कर रहे हैं कि कौन कहाँ है, मोटा मोटी आपके ध्यान में आ जाए। तो आप जो देख रहे हैं ये हरा वाला, ये जम्मू कश्मीर में ये मिट्टियाँ पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आगे मान लो देखना है तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जलोढ़ कहाँ कहाँ है, ये अपना जो इलाका है कहाँ का, ये जो बिहार वाला इलाका है, उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये सब। उसी तरह ये पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका। उसी तरह लाल मिट्टी वाला देखेंगे तो पता चलेगा कि ये झारखंड का जो इलाका है ना, ये नीचे वाला, यहाँ से पता चलेगा। ये वाला मैप आप याद ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा क्योंकि वो मैप ऊपर निकला हुआ है। एग्जैक्ट जो मैप हम लगाए हुए हैं वो फिर नीचे वाला मैप के साथ एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, ये तो आउटर है। ऊपर वाला जो हम ऐसे ही आउटर एक रख के समझाने का प्रयास करें। ये देखिए जहाँ ये झारखंड है वहाँ लाल मिट्टी है ना, छोटा नागपुर और बाकी चीज़ों का। तो अभी ये पीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, इसमें भी पूछा भी था कि लाल मिट्टी कहाँ है। फिर ये देखिए जो अपने कॉन्टूर्स है म्यांमार और बाकी के जो इलाके लग रहे हैं उधर अरुणाचल प्रदेश में, उधर भी लाल मिट्टी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और काली मिट्टी, ये देखिए काली मिट्टी अपना कहाँ कहाँ है, ये जो इलाके हैं ये काली मिट्टी वाला इलाका है, जो पूरा महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक, फिर ये कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी है। तो आप थोड़ा ध्यान कर लेंगे, एग्जैक्ट मैप का लोकेशन मोटा मोटी आपके समझ में आ गया होगा कि कौन कहाँ है। और शुष्क मृदा, सूखी हुई मृदा कहाँ है, रेगिस्तान वाला इलाके में, ये राजस्थान में है। फिर लेटेराइट कहाँ है? लेटेराइट जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा जहाँ वर्षा होती है वहाँ थोड़ा बनता है और निकल जाता है। तो ये जो है केरल वाला जो इलाका है और इधर किनारे किनारे जो लग रहा है तट वाला, वो लेटेराइट है। और जहाँ बहुत अधिक बारिश हो रही है यहाँ लेटेराइट। तो बस यही ध्यान रखना है। जलोढ़ भी हो ही गया। जलोढ़ क्या है? ये पूरा गंगा, सिंधु के, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है पूरा। फिर काली मिट्टी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं ऊपर और इसको अब खड़ा से पड़ा कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसान हो जाए। चलिए, घूम गया। जलोढ़ निक्षेपों से बनी है, एक सक्रिय गलियारे द्वारा ये मृदाएं राजस्थान से गुजरात होते हुए, ये देखिए अभी हम लोग इधर पढ़ रहे थे ना, गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए थे। यह एक सक्रिय गलियारे द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। ये भी ध्यान रखना है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का जो डेल्टा है। अब ये जलोढ़ मृदा का एक तस्वीर दिखाया गया है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं और मृत्तिका विभिन्न अनुपात में। मृदा
में रेत, सैंड, सिल्ट, मृत्तिका माने क्ले, सैंड, सिले और क्ले की मात्रा बढ़ती जाएगी, विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में के ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर बढ़ते जाते, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलछटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चों और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। आपने सुना होगा कोट द्वार या जो भी द्वार जो आप नाम सुनते हैं, और चों इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं मोटी मट्टी। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा क्योंकि नया है ना, कंकड़ धीरे धीरे घिस के खादर होगा। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती हैं, जो इनको गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन के फसलों के खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। पूरे क्षेत्र की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें 3 बातें याद रखना है। एक तो इसमें क्या है, ये जो जलोढ़ मृदा है ना, एलुवियल, ये बेसिक है, नेचर में क्षारीय है, बेसिक एसिडिक होता है, तो ये बेसिक है। दूसरा क्या है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है, तो ये खेती के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। और तीसरा ही काफ़ी उपजाऊ होते हैं। अब एक है जलोढ़ मृदा के बाद काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगर भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है। अभी बताए थे वो पूरा महाराष्ट्र का जो था, कर्नाटक का कुछ हिस्सा जो था, मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा था। और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। कपास के लिए उपयुक्त है और इसीलिए काली कपास के नाम से भी जानी जाती है, काली कपास मृदा। अगर आप इसको आगे जानेंगे, यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक तो जलवायु और इनके पेरेंट रॉक्स सेल जो थे ये। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। अभी जो हम लोग बता रहे थे काली मृदा का क्षेत्र उत्तर पश्चिम, ये वाला जो क्षेत्र था, पश्चिम जो क्षेत्र था, इस मामले में पाया जाता है। और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों पर पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और दक्षिण पूर्व कौन सा दिशा है? जो भारत का यहाँ वाला जो हिस्सा होगा वो दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों घाटियों तक फैली है। ये गोदावरी और कृष्णा तक भी फैली है। ये काली मिट्टी जो दरार वाली मिट्टी दिख रही है, इसके बारे में है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से क्ले से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इस मृदा में क्या है ना, नमी, पानी बहुत अच्छा ऑब्जर्व होता है इसमें। ये क्ले टाइप की मिट्टी है, तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसी पौष्टिक तत्वों के परिपूर्ण है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा की कम होती है। देखिए मूल अंतर क्या है ना, एलुवियल और काली मिट्टी में सब कुछ है, पोटास नहीं है, और इसमें पोटास है। एलुवियल में पोटास है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मैदान में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है।
जब सूखा पड़ता है, गर्मी आती है, तो जिससे इसमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएँ चिपचिपा हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले, मतलब बारिश जब शुरू हो रहा है उससे पहले ही थोड़ा बहुत बौछार हुआ उसी वक्त कर दो। देखिए एयर बढ़िया से किस में मिल जाएगा, तो ये क्ले वाली जो मिट्टी है, काली मिट्टी है इसमें, क्योंकि ये सूखने पर दराटा फट गया और दरारों में हवा चली जाती है। लाल और पीली मृदा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में एपीओ में भी सवाल आया भी है, अभियोजन पदाधिकारी बीपीएससी में आया था। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं। तो जो दक्कन का पठार है पूरा, उसके पूर्व और पश्चिम में पाया जाता है। और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। तो ये ध्यान रखना है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्व व पश्चिम पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर, ये जो झारखंड वाला इलाका है, छोटा नागपुर का इलाका, ये इसके बारे में बात कर रहा। और पश्चिमी घाट की पहाड़ी पद पर पाई जाती है। पश्चिमी घाट का पहाड़ी जो है इलाका है उसके नीचे भी पाया जाता है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नाशय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका पीला रंग जल समायोजन के कारण। ये जो मिट्टी का लाल रंग होता है ना, लौह धातु के उपस्थिति के कारण होता है, लोहा के उपस्थिति के कारण। और पीला क्या हो जाता है, इस लौह धातु में जब कुछ पानी मिलता है तो कहीं कहीं ये पीला हो जाता है जल योजन के कारण। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के जो कंटूर्स हैं ना, जो भारत की सीमा बना रहे हैं, उस इलाके में भी ये लाल पीली मृदा पाई जाती है। लेटेराइट शब्द, अब है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण आता है। आर्द्र और शुष्क ऋतु, माने आर्द्र माने वर्षा वाला, और शुष्क मतलब गर्मी, सूखा हुआ ऋतु जब लगातार आते रहता है तो यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन लीचिंग का परिणाम है। तो जहाँ भारी बारिश होगी और जहाँ आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी वहाँ क्या मिलेगा, लेटेराइट मिलेगा। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय है वो होती है। अब ध्यान रखना है कि लेटेराइट जो मृदा है वो अम्लीय है, जबकि हमने आपको क्या बताया कि बाकी जो एलोवियल सॉइल था वो बेसिक था, जबकि लेटेराइट अम्लीय है, जिसका पीएच 6 से कम ही है, तो अम्लीय है, याद रखिएगा, एसिडिक है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा, लेटेराइट? तो पहले तो ये होगा कि इसमें सामान्यतः पौधों में पोषक तत्व में कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक, केरल वगैरह। फिर महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्रों, उड़ीसा में फिर पाए जाते हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर। फिर उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। इस मिट्टी में कौन क्या है, पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। ये लेटेराइट मिट्टी का दिखाया गया है कि कैसा होता है, एक फोटो है। वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम जाती है। स्थल रूपों पर इसकी स्थिति के अनुसार उसमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण के उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो लेटेराइट मृदा है ना,
इसमें टेक्निक का इस्तेमाल करके, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके क्या किया है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया है। कर्नाटक, केरल केकेटी टी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू के फसल के लिए अधिक उपयुक्त। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक छोड़ के बात हो रहा है, लाल लेटेराइट मृदा काजू के फसल के लिए अधिक उपयोगी है। अब है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या है? मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है, परंतु कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलें जल वाष्पित करने के बाद का नमक भी बन जाता है। ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है या शुष्क वाली जो मिट्टी है जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है मरुस्थलीय मृदा लवणीय होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। मृदा के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। यहाँ वाटर इनफिल्ट्रेशन गड़बड़ हो जाता है मामला। फिर है मरुस्थलीय मृदा का एक तस्वीर दिखाया गया है। वन मृदा, जहाँ जंगल है। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा वन उपलब्ध है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, ये याद रखिएगा। ये मृदाएं लोमी और क्या है, सिल्टदार है, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिम आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिक एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होते हैं। इसमें ह्यूमस नहीं होता है, ऐसा कैसे होगा, और एसिडिक होता है। यह नदियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन क्या है, आपको पहले भी हमने बताया था। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। और अपक्षय क्या है? अपक्षय के मौसमी प्रभाव के कारण जो उसमें होता है टूट फूट, उसको बोलते हैं अपक्षय। अपर्दन क्या है, इसको खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह मृदा अपरदन को दिखाया गया है। मिट्टी कटाव होकर बहाव हो रहा है, यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटने के लिए जो है उस काटने गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनालिकाएं कहते हैं। गहरी वाहिकाएं बनाता है जिसे अवनालिका, जिसको गली बोलते हैं, GULLIES, प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म।
ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और उसे उत्खात भूमि अथवा बैडलैंड या फिर बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड रेविन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बढ़ता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र का ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन, ये देखिए, ये ध्यान रखना, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र का ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन, सीट इरोजन कहते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से अभी मृदा अपरदन होता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ये दिखाया गया गलीज इरोजन कि कैसे होता है, ये पानी का बहाव से। ढाल के ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली वाहिकाएं बन जाती है, जिससे अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिससे अंदर से पानी बहता रहता है, आसानी से मृदा कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समुच्च जुताई, कॉन्टूर्स प्लॉगिंग भी कहा जाता है। हम लोग 7वीं क्लास में इसको 8वीं क्लास में पढ़े हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, सीढ़ियाँ जैसा ऐसा बनाया जाता है। वो 7वीं में हम पढ़ाए हुए हैं, फ़ोटो भी दिखाएं, आप देख लीजिएगा पीछे के वीडियो में। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। स्टेप्स, सोपान। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इन तरीके को पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक शेल्टर बेल्ट्स, मेखला बनाना भी पवन की गति कम करता है। इन रक्षक पेटियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। पर्यावरण। भारत में पर्यावरण की दशा। सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिले ने यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणामस्वरूप आमदनी बढ़ी और समाज में आर्थिक वृद्धि आती है। सुख माजरी में 1979 में 1984 तक बीच परिवार की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है। वे प्रदेश के 29 लाख हेक्टेयर भूमि भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो ये अब यहाँ का चैप्टर ख़त्म हुआ। अब देखते हैं, कुछ सवाल है, अगर बन पाएगा तो बनाते हैं। आपने पढ़ाई की है, हमने भी की है, साथ में करते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय है, जैव है, प्रवाह है, अनवीकरणीय है। तो अनवीकरणीय ये कैसा है? अनवीकरणीय और चक्रीय है, रिसाइकेबल। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा क्या है? जो समुद्र में ज्वार आता है ना, ऊंचा ऊंचा, उसके बारे में, ज्वार भाटा, तो ये ज्वारीय ऊर्जा। तो पुनः पूर्ति योग्य है, मानवकृत है, ये मानवकृत नहीं है। अजैव ये है, और अचक्रीय
क्या है मानव, ये ज्वारीय ऊर्जा क्या है, निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो ये तो पुनः पूर्ति योग्य है ही, फिर मानवकृत है ही, अजैव है ही, अचक्रीय, यहाँ लिखा है अचक्रीय और ये अचक्रीय नहीं है, तो ये वाला ही सही होगा, ये चक्रीय है, अचक्रीय नहीं है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, आपको बताए थे। तो गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। आपको ध्यान देना है कि अति पशुचारण कहाँ हुआ था, जो महाराष्ट्र वाला जो इलाका था वहाँ अति पशुचारण वाला मामला बन गया था। गहन खेती छोड़ दीजिए, अधिक सिंचाई के वजह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तरी प्रदेश, ये सब किसके वजह से परेशान हुआ, निम्नीकरण, तो अति सिंचाई के वजह से। तो ये आंसर ख होगा। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती जी जाती है, तो जहाँ ढलान वाली ज़मीन होगा वहाँ, तो कहाँ होगा वो, ये उत्तराखंड की बात अगर करें तो वहाँ ढलान वाला होगा। ठीक, इसमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। आपको अभी क्या बताए कि काली मृदा घाटों पूर्वी और पश्चिमी घाटों के माने पठारों के पूर्व पश्चिम में पाया जाता है, जो अपना पठारी जो इलाका है उसके पूर्व पश्चिम में, और फिर उत्तर पश्चिम इलाके जो झारखंड वगैरह का है वहाँ भी पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में तो नहीं ही पाया जाएगा, महाराष्ट्र में पाया जाएगा, और राजस्थान में, अच्छा काली मृदा है, काली मृदा कहाँ है, पश्चिम के इलाके में है। ठीक, लाल मृदा झारखंड में है, काली मृदा महाराष्ट्र के अंदर है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपको मैप रख के दिखाया था, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, फिर MP, मालवा वाला जो क्षेत्र है वहाँ। पूर्वी तट के डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में 3 मुख्य विशेषताएं क्या होता है, एलुवियल सॉइल है ये जो पाया जा रहा है, एलुवियल जलोढ़, और इसमें क्या है, पोटास है, और भी बाकी के जो चीज़ें चाहिए वो सभी है। दूसरा क्या है, ये उपजाऊ है। तीसरा क्या है, इसमें गहन खेती किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, जैव माने जीव जिसमें जीवन हो, अजैव मतलब जो निर्जीव हो। संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। जैव माने पेड़ पौधा वनस्पति और प्राणी, अजैव मतलब धातु लोहा कोयला ये सब, पेट्रोल। निम्नलिखित में प्रश्नों का उत्तर दीजिए 120 शब्दों में। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए। 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र के महत्व क्या हुए। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप के वर्णन करें। 1960-61, ये जो हम लोग ऊपर में 2 डायग्राम पढ़े थे ना, उसको ध्यान करके ऊपर में देख लीजिएगा और पढ़िएगा। 1960-61 में वन अंतर्गत क्षेत्र के महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, इसका क्या कारण है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। जब हम लोग टेक्नोलॉजी बना लिए और साथ में संसाधन का आर्थिक विकास, पैसा आ गया, तो हम लोग संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे करने लगे। एक तो जैसे ही टेक्नोलॉजी आएगी ना, तो कोई चीज़ उपयोग के लायक नहीं है, फिर टेक्नोलॉजी ला के हम उसको उपयोगी बना दिए। अब उपयोगी बनाए और हमारे पास पैसा है ही, अब जैसे ही उपयोगी बना दिए तो उपयोग करने के लिए हमारे पास पैसा था, हम जम के उसकी खरीद बिक्री और दोहन करने लगे। बाकी लिखना आपको ज़्यादा शब्द में है, मेन चीज़ तो यही है। तो ख़त्म करते हैं अब।